बहुत स्वागत है सबका। अमृत के ये जो आखिरी कुछ चैप्टर है वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन इन द सेंस कि स्पिरिचुअली एक प्रैक्टिकल आउटलुक कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से ये जो आखिरी के कुछ चैप्टर है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से ये बार बार सुनने चाहिए और समझने चाहिए। और इनमें जो बात, इनमें जो सीख है वो कितनी हम उतार सकते हैं अपने जीवन में, उसका प्रयत्न करना चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है योर्स ऑन पर्पस। कभी कभी जब हम बड़े होते हैं, इनफैक्ट कभी कभी क्यों, मेरे ख्याल से 99% लोगों को वो उन्होंने क्यों जन्म लिया है और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसका कोई अंदेशा नहीं होता है। हम लोगों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा इस तरह से लाइफ जीना है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है तो सोचते हैं कि अच्छा इसके जैसे जी के देखे, या जन्म लिया है तो ना ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई पर्पस हो सकता है, कोई ध्येय हो सकता है, कोई उद्देश्य हो सकता है इस जीवन का। इसकी ना हमें कोई कल्पना रहती है, न ही हमारे माता पिता को, न ही समाज में जिनसे हम मिलते जुलते हैं उनमें से 99% लोगों को इसकी कोई शंका नहीं रहती और हर कोई अपनी तरफ से ये जीवन जीने की कोशिश करता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, हंसता रोता रहता है। लेकिन ये नहीं पूछते, बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों है जीवन, यहाँ पे क्यों कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं मिलती, या यहाँ पे इतना अंतर क्यों है लोगों में। कोई गरीब क्यों पैदा होता है, कोई अमीर क्यों पैदा होता है। सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बने थे, इस क्वेस्ट से, इस क्यूरियोसिटी से उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट तक उन्होंने खुद को लेके गए थे। हमारे जैसे जीव तो शायद अपने संसार में इतने व्यस्त है कि अगर ये ख्याल भी आए तो भी ना हमारा ध्यान बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो वापस कहते हैं ना, ये विचारों से हम हटके हम दुनिया के ही विचारों में खो जाते हैं। तो योर्स ऑन पर्पस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इसके ज्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक नहीं हो सकता किसी भी इंसान के लिए, भले ही वो आध्यात्मिक हो या ना हो, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, भले ही वो इंटेलेक्चुअल यानी बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इस सब्जेक्ट के मायने हर एक के लिए है और कभी ना कभी ये सिर्फ सोचना नहीं, इसके ऊपर सोच के आगे कुछ करना, ये शायद सफलता होगी अगर हम इस चैप्टर को समझ के अगर हम कुछ कर पाए तो। नहीं तो सिर्फ पढ़ के हम आराम से बैठ जाते कि ये तो समझ में आ गया। नहीं, जब तक आपके व्यक्तिमत्व में कुछ चीजें नहीं उतरती, जब तक आपके व्यवहार में, आपके विचारों में बदलाव नहीं आता, जब जब तक हमारी सोच ही नहीं बदलती, तब तक कुछ नहीं बदलता है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता है, उसका आचरण में आना बहुत अनिवार्य है। तो देखते हैं योर्स ऑन पर्पस यानी ध्येय या उद्देश्य क्या होता है। आई हियर दिस सेंटेंसेस एवर सो ऑफन, इज बीइंग अ स्पाउस एंड पेरेंट एंड डूइंग अ रूटीन 9 to 5 जॉब माई ओनली पर्पज इन लाइफ। ये गुरुजी कितनी बार तो सुन चुके हैं, इसीलिए हमें वापस बता रहे हैं। बहुत लोगों को ये सवाल आता है लेकिन वो इतनी देर तक नहीं रुकता कि वो सच में कुछ रास्ता या कुछ न करे इस विषय में। सवाल आता है और जाता है। तो सवाल क्या आता है कि जीवन में कुछ कुछ ये भूमिकाएं निभाना ही सिर्फ मेरे जीवन का उद्देश्य है, यानी किसी की पत्नी बनना, किसी की बेटी बनना, किसी की माँ बनना, 9 से 5 तक जॉब करके पैसे कमाना, थोड़ा मौज मस्ती करना, क्या यही मेरे जीवन का ध्येय है या हो सकता है। वाई डू आई फील रेस्टलेस एंड एम्प्टी इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरी मटेरियल कंफर्ट। मुझे सब कुछ होते हुए भी खालीपन या कहीं ना कहीं अपूर्णता क्यों महसूस होती है। आई कीप गेटिंग दिस फीलिंग माई रियल पर्पज इज समवेयर आउट देयर बट आई कांट सीम टू पुट माई फिंगर ऑन। कभी कभी किसी को लगता है कि शायद कहीं और है मेरे जीवन का ध्येय, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली क्या करना है इस विषय में काफी संभ्रम है
और गुरुजी ने इसमें बहुत सुंदर निरूपण उपदेश दिया है जो अच्छे से समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। Such questions and doubts are very common, but the angst is double when the person is stuck in a painful relationship or an unpleasant job. जैसे मैंने कहा, इस विषय में हम तभी सवाल करते हैं जब हमें दुख होता है। खुशी में कोई सवाल ना करता। सुख में सुमिरन कौन करता है? दुख आते ही भगवान की याद आते। सुख में हम सब होश खो के सिर्फ वो सुख एंजॉय करने में लगते, तब हमें कोई सवाल नहीं आता है कि ये अन्याय तो नहीं है कि मुझे इतना सुख है और इसको इतना दुख है। ये सवाल तब नहीं आता है। जब हम दुखी होते हैं तब ये सवाल आता है कि मैं इतना दुखी हूं और फिर दूसरा कितना सुखी क्यों है, मैं यहाँ पे परेशान हूं और दूसरा आराम से कैसे है। तो हमेशा दुख के कारण ही आंखें खुलती है लोगों की, लेकिन जैसे ही सुख आ जाता है वापस हम आंख बंद करके सोने चले जाते हैं। दुख बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो इतना इंटेलेक्ट दिया है, इतनी बुद्धि दी है प्रश्न पूछने की भगवान ने, किसी भी जानवर को ये बुद्धि नहीं दी गई, सिर्फ इंसान को दी गई है कि वो पूछ सकता है क्यों। लेकिन जब वो दुखी होता है तभी वो क्वेश्चन आता है। दूसरों का दुख देख के बहुत कम लोग हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं ना। तभी तो सिद्धार्थ, वो उसके लाइफ में कोई दुख नहीं था, दूसरों का दुख देख के उसमें इतना चेंज आया। वो उत्तर जानना चाहता था कि क्यों वार्धक्य आता है, क्यों मृत्यु होती है, क्यों कोई इतना बीमार होता है। वो खुद तो नहीं था, वो ऐशो आराम में था। लेकिन यही कहते ना, एक स्पार्क जो है उसको बुझने ना दीजिए। ये बुझ गया तो वापस हम लोग इग्नोरेंस में लौट जाते हैं और दुख के कारण थोड़ा सा जो हम आंखें खोलते हैं वो पर्पस भी हम वहीं पे समाप्त कर देते। तो ऐसी नौबत ना आए कि ना इस बार जो आपके मन में प्रश्न है अब उसका पूरा उत्तर मिलने तक, यानी अंदर तक, इंटेलेक्चुअली नहीं, अंदर तक खुद को महसूस होने तक ये प्रयास जारी रहेगा। तो जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति परेशान होता है, दुख में होता है, किसी बहुत ही ना कठिन नाते में फंसा हुआ होता है या बहुत ही दुखदायी जॉब में अटका पड़ा होता है, परेशानियों वाले जॉब में, काम में अटका पड़ा होता है, तब ये ज्यादा सवाल आता है। द एगनी रीचेस इट्स पीक व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल स्पिरिचुअल। लेकिन इसको इस क्यूरियोसिटी को रादर और इस क्वेस्ट को कहते हैं ना, उबाल तब आता है जब इंसान थोड़ा सा अध्यात्म में रुचि लेने लगता है, नहीं तो वो उबाल आता है और वापस फिजल आउट हो जाता है। ये जो उबाल बरकरार रहेगा वो रहेगा अगर आप सच में अध्यात्म में इस विषय के उत्तर ढूंढना शुरू करेंगे। तो देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू स्टार्ट एस्पायरिंग फॉर जस्ट दैट लिटिल बिट मोर देन द हैप्पी टू ईट, ड्रिंक, fornicate, earn, enjoy and die vision of life। ये गुरुजी ने बहुत हार्ड हिटिंग सेंटेंस दिया है, इसको वापिस एक बार समझते हैं। जीवन में, हर एक के जीवन में एक क्षण ऐसा जरूर आता है जहां पे उसे अपने इस रूटीन जीवन से कुछ अलग, कुछ और करने की इच्छा जागृत होती है। रूटीन जीवन यानी खाओ, खिलाओ, मस्ती करो, मौज करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, न बच्चे पैदा करो, उनके लिए और कमाओ और ऐसे ही एंजॉय करके एक दिन मर जाओ। ये जो विजन है अब ये जो धारणा है जीवन के और देखने की, यहां से अगर थोड़ा सा उठेंगे तभी तो हमें कहते हैं ना, इसकी सच्चाई पता चलेगी। सच में आप खुद को पूछ के देखिए, क्या इतना सा ही एक इंसान के जीवन का महत्व हो सकता है कि वो ये सब चीजें करे और एक दिन मर जाए। तो हमेशा मुझे ये आश्चर्य लगता है, फिर एनिमल्स यानी प्राणी और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, वो उनको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, जॉब नहीं करना पड़ता, लेकिन वो भी तो ऐसे ही करते हैं। वो जन्म लेते हैं, अपने हिसाब से हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो हम ऐसा क्या उखाड़ लेते हैं कि पूरा कहते हैं ना कुछ बहुत बड़ा फर्क आ जाए इस पृथ्वी पर, या कुछ ऐसा लेकिन ना हमें भी एस्पिरेशन लगे कि वाह क्या जीवन जिया है। बहुत सारे लोग सिर्फ यही करके एक दिन
यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो क्या यही वर्जन है जीवन का? क्या इतना सही अर्थ है जीवन का, या इतना सही करना है हमें जीवन में? तो आगे देखते हैं। एज मच एज आई एम्पथाइज विद दोज whose hearts cry for answers, I think the problem lies in the perception of purpose and not with the kind of life a person is living. तो गुरु जी बोलते, मुझे ऐसे लोगों से पूरी सहानुभूति है जो ना जिनके अंदर ये आक्रोश चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, लाइफ ना ऐसे, क्या ऐसे ही जीनी है? क्या इसको कोई दूसरा आयाम नहीं है? इसको कोई दूसरा अर्थ नहीं है? तो कहते मुझे पूरी सिंपैथी है ऐसे लोगों से, मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान का जीवन कैसा भी हो, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। दुखी हो, खुश हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जीवन में आपका ध्येय क्या है, आपने क्या उद्देश्य रखा है अपने सामने, क्या गोल है आपके जीवन का। अगर यही ना समझ में आए तो बहुत वेस्ट ऑफ लाइफ है, पूरे जीवन का कहते ना अर्थ ही निकल जाएगा। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस विथ एज मच क्लैरिटी एज पॉसिबल। और कौन इसका अर्थ समझा सकता है? जिसने जीवन को पूरा जाना है, जिसने ना कहते हैं पूरा ये प्रवास पूरा जांचा परखा अनुभव किया है, वही तो हमें समझा सकता है जीवन का क्या अर्थ है। नहीं तो हम किसी को समझाने की पोजीशन में है ही कहाँ, हम अपने जीवन से झगड़ रहे हैं, हमें अपना ही पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का, गुरु का ही अधिकार होता है कि वो जीवन का सही अर्थ हमें समझा पाए। टू स्टार्ट विथ, देर आर टू वर्जन्स ऑफ पर्पस दैट नीड टू बी डिस्टिंग्विश्ड। गुरु जी बोलते हैं शुरुआत में जो दो तरह के ध्येय हमें रखने हैं जीवन में, उनके विषय में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक है पर्पस ऑफ लाइफ और दूसरा है पर्पस इन लाइफ। एक है जीवन का ही ध्येय, जीवन का उद्देश्य, हम जीवित क्यों हैं इसका उद्देश्य, और दूसरा है जीवन में रखने वाले ध्येय। यानी आप एक बार जन्म ले ही लिया है तो उसको निभाने के लिए हम क्या गोल रख सकते हैं। लेकिन एक तो सवाल, पहला पर्पस तो यही है कि जन्म ही क्यों लिया है, वो सबसे महत्वपूर्ण पर्पस है, और जन्म लेने के बाद क्या करना है वो दूसरा पर्पस है। तो ये दोनों पर्पस अलग है, जन्म का उद्देश्य अलग है और जन्म लेने के बाद किस तरह से निभाना है और उसे अच्छे से अच्छा निभाने के लिए कौन सा ध्येय रखा जाए, ये दूसरा पर्पस है। तो पहले गुरुजी बोल रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ लाइफ। जन्म का क्या उद्देश्य है, मैंने क्यों जन्म लिया है? क्योंकि आज मैं नहीं हूं, नहीं रहूंगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। 4 दिन लोग रोएंगे, याद करेंगे, 5वें दिन से सबका रूटीन लग जाता है। किसी के बिना यहाँ पे कुछ ना रुकता नहीं है, फिर वो चाहे संत हो, साधु हो, अवतार हो। कृष्ण आके गए, राम आके गए, दशावतार आके गए, किसी के जाने से ये संसार नहीं रुका है, ना ही किसी को फर्क पड़ा है। हमारे आसपास के लोग चले जाते, हम याद करते, लेकिन अपना जीवन तो शुरू ही रहता है। तो फिर जन्म का क्या अर्थ है? अगर मेरे जिंदा रहने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला या इतना कुछ महत्व नहीं है, तो फिर मैंने जन्म ही क्यों लिया है? और जन्म लिया है इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य है, तभी मैं आज यहाँ पे हूं। बिना वजह तो कुछ होता नहीं है इस संसार में, और किसी का होना ये कितनी बड़ी वजह है। तो कुछ ना कुछ वजह है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। अगर वजह खत्म हो जाती है, ये नेचर बहुत ब्रूटल है, यहाँ पे किसी चीज की जरूरत खत्म हो जाती है, वो इरेडिकेट हो जाती है, बस इरेडिकेट हो जाती है। मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको बता सकती हूँ विजडम टूथ की जरूरत नहीं है, तो ऐसा मानना है, डॉक्टर्स ने ये देखा है कि धीरे धीरे विजडम टूथ ही नहीं रहेगा अगले 10-15 जनरेशन्स के बाद, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी। वैसे ही टेल बोन का भी हो गया है कि वो धीरे धीरे रिसीड हो गया है, वो है ही, उसकी जरूरत ही नहीं है बैलेंसिंग के लिए। या फिर अपेंडिक्स जो गाय भैंसों में होता है, क्योंकि उस तरह का हमारा खाना नहीं, जिसकी जरूरत नहीं नेचर में वो चीज नष्ट कर दी जाती है। तो अगर हम नष्ट नहीं हुए, अगर मैं हूं जिंदा, इसका मतलब कोई बड़ी वजह है,
और उस वजह को मुझे जानना है और उसको निभाना है, तभी मेरे जीवन को कोई अर्थ मिलेगा। यस, मैं जन्म लेती हूँ तो मेरे माँ बाप ऑब्वियसली वो रिलेशन बन जाता है, लेकिन मैंने क्या उनके लिए जन्म लिया है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरी थोड़ी सी ही ड्यूटी है, लेकिन बाकी का जीवन में क्या करूंगी? तो फिर शादी हो जाती है, तो क्या सिर्फ पति के लिए मैंने जन्म लिया है? नहीं, क्योंकि थोड़े दिन बाद बच्चा आ जाता है, तो माँ बनने के लिए जन्म लिया है। ये शंकराचार्य ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने नीति नीति ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, फिर भी कुछ बचता है। सब रिश्ते नाते सब पहचान हटा दो, फिर भी कुछ बचता है। क्या हमने उसका विचार किया है कभी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने जन्म ही क्यों लिया है। वहां से सारी कथा शुरू होती है, और जन्म लेने के बाद फिर उसको अच्छे से निभाना ये कर्तव्य है, वो बाद में आता है। लेकिन पहले जान लेते हैं जन्म का रहस्य। द पर्पज ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू एवरी सोल हु इनकारनेट्स इन ह्यूमन फॉर्म। तो जन्म का उद्देश्य जो है वो व्यापक है, वो यूनिवर्सल है, वो हरेक के ऊपर लागू पड़ता है। जिस जिस आत्मा ने, जिस जिस जीवात्मा ने इंसान का रूप लिया है, उस सभी को ये पर्पज, ये उद्देश्य लागू होता है। ये दूसरी बात है कि हमें पता नहीं है, हम भूल चुके हैं, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोचने से किसी ने मना किया है। हम सोच सकते हैं ना, लेकिन हमारी सोच थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में जाती है। सही दिशा में सोचना विजडम का काम है, और विजडम डेवलप करना वो अलग चीज है। तो कभी कभी कोइंसिडेंटली या कभी कभी दुख के कारण, कभी कभी किसी चीज के ट्रिगर होने से हमारी सोच में ये कीड़ा आ जाता है कि मैंने क्यों जन्म लिया है। क्योंकि अगर माँ बाप की मैं एक इकलौती बेटी भी ना रहूं तो भी उनका जीवन चलता है। ऐसा नहीं कि किसी का जीवन मेरे पर निर्भर है। मैं इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं हूं। मेरे पति मेरा बिना रह सकते, मेरे बच्चे मेरे बिना रह सकते हैं, मेरे पेशेंट्स मेरे बिना रह सकते हैं, वो दूसरा कोई ढूंढ लेंगे। तो अगर मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं तो फिर मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? ये बहुत गहरी सोच है, ये एक बहुत गहरी बात है। ऑल्सो दिस इज अनअवॉइडेबल रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर और वॉट काइंड ऑफ लाइफ यू लीड। तो हर एक जीव ने, जिसने मनुष्य का जन्म लिया है, फॉर किसी भी तरह का आपका जीवन हो, अमीर गरीब, अनपढ़ गवार या फिर बहुत पढ़ा लिखा, किसी भी तरह का आपका जीवन हो, सभी के जीवन का उद्देश्य होता है। सो फ्रॉम रिच, फेमस, पावरफुल, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, हैप्पी, कंटेंटेड, बैलेंस्ड ह्यूमंस टू पुअर, starving, weak, fearful, dumb, illiterate, confused, miserable, and suffering humans all have one and the same primary purpose of living life on this planet Earth. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हर एक को ये लागू होती है। भले उनके दिमाग में ये आए ना आए, लेकिन ये लागू सबके ऊपर होती है। फिर आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो, अमीर हो, ताकतवान हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, पढ़े लिखे हो, खुश हो, समाधानी हो, तृप्त हो, संतुलित हो, या फिर गरीब हो, दुखी हो, अनपढ़ गवार हो, कंफ्यूज हो, मूर्ख हो, सबके लिए ये पर्पस लागू होता है। आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, या आप क्या सोचते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ये सबके ऊपर लागू है। ऑल हैव वन एंड द सेम प्राइमरी पर्पस। और कितनी अजीब बात है ना, सबका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य से जन्म लिया है। बाद में ये भूमिकाएं अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य सबके लिए एक ही है, और वो है, ध्यान से सुनिए, सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है। सभी ने सिर्फ और सिर्फ इसके खातिर जन्म लिया है। बाकी का ड्रामा तो बाद में एड ऑन हो जाता है, लेकिन जन्म मैंने क्यों लिया है, ये अगर जानना है तो ये लाइन
आपके हृदय में आप नोट कर लीजिए। द पर्पज इज इवोल्यूशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ द सोल दैट इज एनवलप्ड इन लेयर अपॉन लेयर ऑफ इग्नोरेंस। इसका क्या अर्थ हुआ? मेरे जीवन का एकमात्र या सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, इसी के खातिर मैंने जन्म लिया है कि हर जीवन में, हर जन्म में मैं मेरे बुद्धि के ऊपर पड़े हुए इस माया के, इस अंधकार के, इस अज्ञान के अनंत जो लेयर्स है उनको हटाऊं। मेरे बुद्धि पे, मेरी आत्मा पे पड़े हुए ये अज्ञान के जो पर्दे हैं उनको हटाओ और अपनी आत्मा को वापस वो शुद्ध स्वरूप दिलाऊं, जिस शुद्ध स्वरूप के साथ मैंने पहला जन्म लिया था या मेरी उत्पत्ति हुई थी भगवान से। तो मेरे आत्मा की प्रगति और शुद्धि, ये केवल एकमात्र उद्देश्य लेके हर आत्मा यहाँ पे मनुष्य का रूप धारण करती है, फिर चाहे कैसा भी जीवन उन्होंने चूज किया हो यहाँ पे आने के लिए। केवल यही उद्देश्य है, इसके अलावा जन्म का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों जन्म ले हम? मैं कितनी बार अपने सेमिनार्स में बताती हूँ कि प्लैनेट अर्थ को भी ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स को सपोर्ट करने के लिए प्लैनेट अर्थ है। कल सारे ह्यूमन बीइंग्स भी एक्सटिंक्ट हो जाए, सबके सब हम लोग यहाँ से नष्ट हो जाए, तो भी पृथ्वी रहेगी, यहाँ का जीवन रहेगा, यहाँ पे किसी को हमारी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत है। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड इकोसिस्टम में। हम सिर्फ कंज्यूमर्स है, हम सिर्फ लेते हैं, हम देते कहाँ है? इस पृथ्वी को क्या देते हैं हम लोग? किसी बहुत ही साइंटिस्ट ने, बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि जिस दिन इस पृथ्वी से सारे जो टाइगर्स है, बाघ है, वो नष्ट हो गए तो पृथ्वी में इतना असंतुलन आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस प्राणी की इंपॉर्टेंस देखिए आप। इससे भी मधुमक्खी का उदाहरण किसी ने दिया है कि जिस दिन मधुमक्खी नष्ट हो जाएगी पूरे जगत से, 4 या 5 साल में पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पोलिनेशन ही नहीं होगा तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। ऐसा किसी ने भी इंसान के बारे में कहा हुआ, लिखा हुआ मैंने नहीं देखा है, और न मुझे लगता है कि जिस दिन इंसान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। आप ही सोचो और आपको आंसर पता रहेगा। कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये सृष्टि की हानि जो इंसान कर रहा है, शायद इसीलिए 6 महीने अंदर रखा है, और शायद ये साल भर भी इतनी हानि की है हम लोगों ने कि कहीं ना कहीं उस हानि से बाहर आने के लिए टाइम प्लीज बोला है अर्थ ने। हमारी कोई जरूरत नहीं है। हमारी प्रगति के लिए ये प्लैनेट अवेलेबल किया गया है। हमें यहाँ पे किसी को भी हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अगर जीवन, आपको लगता है कि आप यहाँ पे जीवन बड़े किसी उद्देश्य से लेके आए हो और आपके कारण बहुत कुछ फर्क होगा, तो वो सिर्फ हमारा अहंकार है। ये पृथ्वी हमसे नहीं चलती, हम इस पृथ्वी से जिंदा है। इसीलिए पृथ्वी की रचना की गई कि हमारे आत्मा के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए एक आधार मिले, एक स्कूल मिले, जहां पे हम जाके हम सीख सकते हैं और अपनी प्रगति कर सकते हैं और अपने इस अंधकार से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। तो जीवन का, फिर वो कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे आत्मा की शुद्धि और हमारे आत्मा की प्रगति। इसके अलावा जन्म का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल इसी चीज के लिए जन्म लेके आते, बाद में भूल जाते हैं और इसके अलावा सब कुछ कर देते हैं। हर वो चीज करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, बजाय अपनी शुद्धि और अपनी प्रगति के। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग अपनी प्रगति पे फोकस रख के उस ध्येय को निभाते हैं। बाकी सब तो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं और जाते हैं। उनको पता तक नहीं चलता है उन क्यों यहाँ पे आए हैं, और शायद उनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कितने हजारों साल ऐसे अज्ञान में भटकते भटकते तकलीफें, दुख झेलते हुए फिर वो बुद्धि की कहीं ना कहीं खिड़की खुलती है और हमारी आत्मा, कहते ना, जोर से चिल्लाती है कि बस
मुझे अब ये नहीं चाहिए, इससे बाहर का रास्ता बताओ, इस झमेले से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तब जाके हमें पता चलता है कि अरे जीवन तो इसी के लिए दिया है। इतने दुख परेशानियां झेलने के बाद तो कोई स्मार्ट इंसान हो तो वो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करके भी ये सीख सकता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो वापस एक बार रिपीट करूंगी, जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी के भी, अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने अंदर के गलत चीजों को निकालना और अपनी आत्मा की प्रगति को साध्य करना, बस। बाकी सब तो ड्रामा है। द इग्नोरेंस इज मेनली अबाउट इटसेल्फ, द सोल्स ओन रियल नेचर। ये अज्ञान किस बात का है? अज्ञान इस बात का है कि मैं असल में कौन हूं ये मैं नहीं जानती। मुझे लगता है मैं सीमा हूं क्योंकि मुझे नाम दिया गया है, मुझे शरीर दिया गया है। यही तो नेति नेति है, ये सब निकालो फिर भी मैं बचती हूं। जो नाम के परे है, जो सारे रिश्ते नातों के परे है, वो क्या बचता है? ये अज्ञान के नीचे मैंने अपनी वास्तविकता खो दी है। तो अपने असली स्वरूप का, अपने निज स्वरूप को जानना यानी अपने अंधकार को दूर करना, इग्नोरेंस को, अज्ञान को दूर करना। द सोल्स ओन रियल नेचर, मेरी आत्मा का असली स्वभाव क्या है ये मैं नहीं जानती। आज मैं सीमा के कैरेक्टर में इतनी घुस गई हूं कि मेरे आत्मा का असली स्वभाव कहां मुझे पता चल रहा है। इट्स ट्रू स्टेट, द रिलेशन बिटवीन स्पिरिट एंड ह्यूमन। आत्मा का असल स्वरूप क्या है और आत्मा और इंसान का क्या संबंध है, इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं है। दिस इग्नोरेंस इज अबाउट द वे थिंग्स वर्क इन द यूनिवर्स एंड इट्स लॉज दैट गवर्नेंस। अज्ञान इतने लेवल पे है, मुझे खुद के स्वरूप का अज्ञान है। इसके अलावा ये जग कैसे चलता है, किन लॉज के ऊपर या किन नियमों के ऊपर चलता है, उसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। द इग्नोरेंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन, इस बारे में भी अज्ञानता है कि एक इंसान का भगवान से क्या नाता है, क्या रिश्ता है। दिस इग्नोरेंस इज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप एंड व्हाट दे आर रियली अबाउट। ये भी घोर अज्ञान है कि रिश्ते नातों का असल अर्थ क्या है, उसके पीछे क्या सच्चाई है। The ignorance is about virtually everything that can cause pain and misery in life. So, हर उस बात का अज्ञान जिसके कारण हमारे जीवन में दुख दर्द आता है, उसकी निर्मिति होती है, उस कारण से हम अज्ञान है। हम ब्लेम करते जाते हैं, हम कंप्लेंट करते जाते हैं, इसके कारण मुझे दुख है, ऐसा मुझे जीवन मिला है इसके कारण मैं दुखी हूं, मुझे वैसा रूप नहीं मिला है इसके कारण मैं दुखी हूं। क्या वो असल कारण है? नहीं। इस बात की जानकारी भी हमें नहीं है कि ये दुख और सफरिंग हमारे जीवन में क्यों आता है या फिर हम क्यों निर्माण करते हैं। कितना घोर अंधकार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने 1 2 3 4 5 इग्नोरेंस बहुत क्लियरली स्पष्ट तौर से बताए हैं। मैं वापस एक बार वो रिपीट करती हूँ। सबसे पहला अज्ञान तो यही है कि मैं असल में कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है वो मुझे नहीं पता। तो पहला अज्ञान तो अपने बारे में ही है। दूसरा अज्ञान है किस तरह से ये दुनिया चलती है, कौन से नियम पे चलती है, इस बारे में भी मुझे घोर अज्ञान है। तीसरा अज्ञान है कि भगवान और इंसान के बीच में क्या नाता है। चौथा अज्ञान है कि हमारे रिश्ते नातों के पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों कुछ लोग हमें सुख देते हैं, क्यों कुछ लोग हमें दुख देते हैं। और सबसे मजेदार बात, जो हमें दुख देते हैं वो किसी और को सुख देते हैं, और जो हमें सुख देते हैं वो किसी और को दुख देते हैं। यहां तक कि मैं भी किसी को सुख दे सकती हूँ और किसी को दुख भी दे सकती हूँ। ऐसे कैसे? अगर मैं दुष्ट हूं तो मैं सबके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी ना। क्यों बदलते हैं हमारे इंटरैक्शन के तरीके, क्यों बदलते हैं हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस किसी के प्रति? ये भी तो सोचने की बात है ना। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अंधकार है कि ये रिश्ते नातों के पीछे की क्या सच्चाई है।
चौथा जो इग्नोरेंस है वो है, नहीं, आई थिंक पांचवा इग्नोरेंस है, क्या वजह है इंसान के जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानी की। इससे भी हम अज्ञान है, इसके विषय में भी, इससे भी अनजान है हम। असल कारण क्या है, और कारण हम कहीं और देखते हैं और असल कारण कहीं और होता है। तो इसके कारण ये पर्पस ऑफ लाइफ बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब तक ये अंधकार रहेगा हम कभी भी इस, कहते हैं ना, इस माया के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते। In other words, our primary purpose of existence on earth is to educate and purify ourselves. तो प्राइमरीली, यानी प्राथमिक तौर पे हम ये मान सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि हमने जन्म इस पृथ्वी पर सिर्फ इसके लिए लिया है कि हम आत्मा को शिक्षण दे पाए, उसको शुद्ध कर पाए। जैसे स्कूल भेजते ना हम बच्चे को कि वो पढ़ लिख के समझदार हो जाए, वैसे ही भगवान ने शायद हमें बिठाया है स्कूल में, जाओ सीखो, पढ़ लिख के समझदार बन के वापस आओ। लेकिन हम फंस तो बहुत बुरी तरह से जाते हैं, वापस जाने के लिए बहुत तकलीफ है, इतना फंस गए हैं। ऑफ कोर्स द पर्पस ऑफ लाइफ डज नॉट एंड विद द अबव। जी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पे खत्म हो, यहाँ से शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। We also come to complete karmic debts, both positive and negative. This is nothing but the law of cause and effect in operation. तो एक तो इस बात के लिए जन्म लेते हैं कि आत्मा का शिक्षण हो, वो सीखे कुछ चीजें और अपने को शुद्ध करे। दूसरी चीज जिसके लिए हम जन्म लेते हैं वो है अपने आत्मा के ऊपर जो कर्जा है, फिर वो अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्म का हो, कर्जा तो कर्जा ही रहता है, वो चुकाना है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कर्मा कंप्लीशन, यानी कर्म की पूर्तता करनी है। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन ऑपरेशन, यानी ये कर्मों का सिद्धांत है, जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे हमें वो भर के कंप्लीट करने रहते हैं। अगेन, इग्नोरेंस और कन्वीनियंट अमनेजिया ऑफ लॉज ऑफ नेचर डज नॉट मीन दे आर डिसफंक्शनल। यहाँ पे गुरुजी ने वार्निंग की है कि इन नियम को याद न रख पाना या भूल जाना, इससे ये नियम लागू होना बंद नहीं होते, वो लागू जरूर होते हैं। इनकी जानकारी न होना या इनको भूल जाना ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ये कोई कारण नहीं हो सकता कि हमने किस तरह का बिहेवियर किया है या किस तरह के कर्मा किए हैं। देयर इज वन अदर मेजर बट लेसर नोन पर्पज ऑफ लाइफ। इसके अलावा भी जीवन का एक छोटा उद्देश्य भी है। A soul must take each and every possible experience in human form that includes both painful and pleasurable experiences. इसके अलावा भी एक और उद्देश्य है कि इंसान के रूप में जितने भी अनुभव हम ले सकते हैं वो हमें लेने हैं, फिर वो चाहे दुख भरे हो या आनंद भरे हो, सभी अनुभवों से गुजर के हम अनुभव सिद्ध जब होंगे, वो भी एक, कहते हैं ना, वो भी एक जन्म लेने के पीछे उद्देश्य होता है। अलग अलग अनुभवों को लेना और वो अनुभव सिद्ध बनाना खुद को। दिस इज डन ओवर इन्यूमरेबल इनकारनेशन, और हजारों लाखों जन्म ले लेके हम ये सारे अनुभव इकट्ठे करते हैं अपने अंदर। ओनली देन वुड द सोल क्वालिफाई फॉर दैट ग्रेजुएटिंग मोमेंट। उसके बाद फिर वो क्षण आता है जब वो आत्मा अपनी डिग्री पाता है। इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की सीख, साल नहीं, जन्म की सीख, अनुभव के बाद फिर ग्रेजुएशन, वो बैच मिलता है उसको। In its endless journey through time, when it can be free from human incarnation forever. तो इतने अनंत जन्मों से गुजर के, इतना शिक्षण लेके, इतना अनुभव इकट्ठा करके फिर हम उस पड़ाव पे आते हैं जहाँ पे हमारा शिक्षण पूर्ण हो जाता है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप कॉलेज से बाहर आते, वैसे पृथ्वी के स्कूल से हम अब
छुट्टी करके हम बाहर निकल सकते हैं। दैट इज द फ्रीडम और लिबरेशन फ्रॉम ह्यूमन इनकारनेशन फॉर एवर। फिर मनुष्य के जन्म में आने की कोई जरूरत नहीं रहती, वो पर्पस पूर्ण हो जाता है, वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और फिर यहां से हम बाहर निकलते हैं। तो ये है हमारी जर्नी, एक अज्ञान से एक एनलाइटेंड सोल होने तक की, एक कर्मों में फंसे हुए से पूरे लिबरेटेड आत्मा तक का ये हमारा प्रवास। और इसी के लिए ये जन्म ले लेके हमें यहाँ पे आना पड़ता है। शायद गुरुजी ने काफी क्लियरली यहाँ पे हमें बताया है कि ह्यूमन लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उद्देश्य है। The above would more or less constitute the entire spectrum of purpose of life। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, हम देख सकते हैं कि पूरा जितने भी उद्देश्य है ह्यूमन बर्थ के पीछे, वो सारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमारे सामने रखे हैं। It will also give a deeper meaning to human existence besides merely satisfying the five senses of touch, taste, smell, sight and hearing। और इसी के कारण मनुष्य के जीवन को इतना महत्व मिला है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही है जो इन सिर्फ पांचों सेंसेस में फंसे रहने की उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी के लिए जीवन जीने की जरूरत नहीं। इतना महान उद्देश्य है हमारे जीवन का, इतना बड़ा उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हम सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी सिर्फ प्लेजर लेने के लिए जिंदा ना रहे। How each soul goes about fulfilling this purpose of life depends on individual destiny and use of discriminative intellect, or in other words free will। बहुत सुंदर वाक्य बोला है गुरुजी ने। इस उद्देश्य को हर आत्मा कितने हद तक पूर्ण करती है, कितने हद तक अकम्प्लिश करती है, साध्य करती है, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो है जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की रचना की है, जो हमें जन्म से पहले वो चांस मिलता है कि किस तरह का जीवन हम अपने लिए चाहते हैं, और उसका ब्लूप्रिंट यानी डेस्टिनी यानी अपना प्रारब्ध हम लिखते हैं, विधि लिखित लिखते हैं। तो विधि लिखित में पहले से ही ये प्रावधान रहता है, ये कहते हैं ना, ये मौके लिखे हुए रहते हैं कि किस तरह से हम जीवन में कितने अनुभव लेंगे और कितनी प्रगति हम कर सकते हैं। तो एक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आत्मा ने अपने जीवन को किस तरह से लिखा है। दूसरा है हमारी इच्छा शक्ति का सही उपयोग, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट यानी हमारी सत्सद विवेक बुद्धि और हमारी इच्छा शक्ति को सही तरह से इस्तेमाल करना। यानी हमेशा ऑप्शंस रहते हैं हमारे सामने। जीवन में ना हमारी बुद्धि की भी बड़ी परीक्षा होती है। तो ऑप्शन ये रहता है कि शायद गुरुजी के साथ आपको, जैसे मैंने कहा ऑप्शन, एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ, आपको दीक्षा लेने के कितना मौका है, गुरु से मिल गए हैं, दीक्षा का इतना अवसर है, लेकिन फिर भी वो ना लेना, ये फ्री विल है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो वहां तक पहुंच के भी अपनी इच्छा शक्ति का, अपने सत्सत विवेक बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो मौका गवा देते हैं। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है। ऐसे ही कितने उदाहरण होते हैं कि अपनी प्रगति का मौका, आत्मिक प्रगति का, भौतिक प्रगति का मौका कोई नहीं छोड़ता है, वो तो पूरा चाहिए, लेकिन वही भौतिक सुख यहीं पे छोड़ने हैं। क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए हैं? खाली हाथ नहीं आए हैं। कैसे आएंगे खाली हाथ? कर्मों को लेके आए हैं, अपनी प्रगति को लेके आए हैं, बिल्कुल खाली हाथ, भौतिक दृष्टया खाली हाथ आए हैं, क्योंकि ये पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि का कुछ हम इसके बाहर नहीं लेके जा सकते, लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं। हम लेके आए हैं पिछले जन्मों में की हुई प्रगति और पिछले जन्मों के कर्म, और इस जन्म में क्या प्रगति करेंगे वो एड ऑन हो जाएगी, और कितने कर्म हम अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, मेसअप करते हैं, वो भी एड ऑन हो जाएगा, और वो थैले भर भर के हम लेके जाएंगे। हाँ, भौतिक कुछ नहीं लेके जा सकते, 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन 1 रुपया लेके नहीं जा सकते ये मालूम होते हुए भी हम अपना 90% टाइम, एनर्जी, विचार
कृति, सब कुछ उसी डायरेक्शन में डालते हैं। और जो शाश्वत है, जो हमारे साथ रहेगा, उसके लिए हम कितना प्रोविजन करते हैं, कितना टाइम, पैसा, एनर्जी, विचार, कृति, सोचने की बात है। तो नेक्स्ट आता है पर्पस इन लाइफ। अब जन्म ले ही लिया है तो आगे की सोचते हैं। जन्म ले लिया है तो क्या करना है? जस्ट एज द पर्पस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब्ड अबव इज एप्लीकेबल टू एवरी ह्यूमन विदाउट एक्सेप्शन, द पर्पस इन लाइफ इज इंडिविजुअलाइज्ड, यूनिक एंड एक्सक्लूसिव टू ईच सोल। जन्म लिया है प्रगति करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा ध्येय बने। ये जरूरी नहीं है कि हम उसके प्रति निष्ठावान रहे और उसके प्रति हम मेहनत करें और कष्ट ले और वो साध्य करें। जैसे पर्पस ऑफ लाइफ यूनिवर्सल है, वो हर एक व्यक्ति को लागू होता है। पर्पस इन लाइफ बहुत ही व्यक्ति सापेक्ष है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड है। मेरा जो जीवन में रखने वाले गोल्स है वो आपसे बहुत अलग होंगे। हर एक का अलग अलग होगा। मेरी बेटी का भी इससे अलग हो सकता है, मेरी माँ का कुछ और अलग था। तो हर एक व्यक्ति का जीवन में जो छोटे छोटे वो गोल्स रखते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। द पर्पस इन लाइफ इज इंडिविजुअलाइज्ड, यूनिक एंड एक्सक्लूसिव टू ईच सोल। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है। Also depends on person's personality, strength, intelligence, thinking pattern and importantly social parental conditioning. इस पे भी प्रभाव कितना रहता है, प्रभाव किन किन चीजों का रहता है, किस तरह का व्यक्तिमत्व है उस व्यक्ति का, उस तरह के गोल्स वो रखेगा। किसी के लिए सिर्फ शराब पीना भी गोल हो जाता है क्योंकि उसके आगे वो नहीं सोच सकता। किसी के लिए समाज का उत्थान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सब छोड़ के वो गोल ले लेगा। किसी के लिए किसी कला का आविष्कार करना गोल हो जाता है, किसी के लिए अपने घर को संभालना गोल हो सकता है। तो व्यक्तिमत्व क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। जिसके पास बुद्धि है, जरूरी नहीं है कि उसको एकेडमिक गोल्स उसके जीवन का पर्पस हो, लेकिन आपको वो दी गई है, आपको वो स्ट्रेंथ दी गई है, अगर यूज नहीं की तो वो वेस्ट है। कोई यूज करते हैं और बहुत टॉप तक पहुंच जाते हैं, कोई यूज नहीं करते। जैसे मैंने कहा पे फ्री विल बहुत काम करता है। कोई कला गुण हो भी तो भी आप चूज कर सकते कि उनको नहीं बढ़ावा दे, उनको नहीं निखारे। लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा है कि आपके व्यक्तिमत्व में जो अच्छा है, जो आपको गिफ्ट की तरह मिला है, उसका पूरा पूरा आपको फायदा उठाना है, क्योंकि आपके जीवन में इसीलिए तो वो दिया है, क्योंकि कुछ करना है उस विषय में, नहीं तो दिया ही नहीं होता। जैसे मैं नई पोयम लिख सकती, वो फैकल्टी ही नहीं दी है, तो मेरा वो गोल कैसे हो सकता है। फिर भी लोग गोल रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जिनको स्फूर्त आता है उनको तो बिल्कुल ये गोल रखना है ना, लेकिन वो फ्री विल में जाते हैं। सारे गोल्स जो होते हैं ना वो फ्री विल में जाते हैं। वो आपकी मर्जी है, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कितनी है तो हम उतना जोर लगाएंगे, उतनी आकलन शक्ति होगी, उतना अच्छे से किसी एक डायरेक्शन में हम अपनी स्ट्रेंथ को देख के हम खुद के जीवन को निखार सकते हैं। थिंकिंग पैटर्न, किस तरह की सोच है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके लाइफ को आप किस तरह से निखारोगे, किस तरह से उसको आकार दोगे, किस तरह के गोल्स आपके होंगे। जैसे मैंने कहा, किसी शराबी के लिए शराब मिलने का ही उसका गोल है। आज का जीवन, आज के दिन का क्या गोल है, शाम को कैसे मुझे शराब मिले, बस इतना ही गोल हो गया है उसका। बुद्धि थिंकिंग पैटर्न पे बहुत डिपेंड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका सामाजिक और पेरेंटल यानी जो माता पिता से जो संस्कार मिले हैं, समाज से जो संस्कार मिले, उसका जो परिणाम आपके ऊपर हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी कभी बहुत अकम्प्लिश्ड लोगों के बच्चे बिल्कुल दूसरा गोल ले लेते क्योंकि उनके लिए वो अनुभव प्लेजेंट नहीं था।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी कुछ परिणाम होते हैं हमारे ऊपर, ये सबकॉन्शियसली होते हैं, इसलिए हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि हम ये निर्णय क्यों ले लेते हैं। अब आप पीछे जाके देखोगे किस धारणा में आपने वो निर्णय लिए हैं, तो बहुत सोचने के बाद पता चलता है हमारा मेंटल इमोशनल मेकअप। तो इतने सारे फैक्टर्स से डिसाइड होते हैं कि जीवन में हम कौन से गोल रखेंगे और उनके पीछे हम कितना अपनी एनर्जी देंगे, कितना अकम्प्लिश करेंगे। बट बिफोर आई राइट any further on this subject, let me emphasize that purpose in life does not always have to be series of mega events splashed across news media. तो गुरुजी बोलते हैं इसके विषय में और जानकारी देने से पहले वो ये बोलना चाहते हैं कि पर्पज इन लाइफ का अर्थ ये नहीं है कि रोज न्यूज़पेपर में आपके नाम छपने चाहिए, इतना बड़ा काम ही होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में भी आपका ध्येय हो सकता है, आपकी चाह या आपकी खुशी हो सकती है। Nor does it have to conform to a vocation or cause that is grand and worthy of applaud at every opportunity. इसका ये भी मतलब नहीं है आप जो भी करो वो बहुत ही एक ना समाज में वाहवाही मिले, ये जरूरी नहीं है, या फिर ना इतना बड़ा काम हो कि ना लोगों की आंखें एकदम ना कहते वो चकित हो जाए कि कितना बड़ा काम कर दिया। ये जरूरी नहीं कि हर एक को वैसा ही गोल रखना है। योर पर्पज इन लाइफ कैन बी वेरी मंडेन। आपके जीवन में जो उद्देश्य आप रखेंगे वो बहुत ही साधारण सर्वसाधारण हो सकते हैं। इट नॉर्मली इज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और बहुत बार नॉर्मल ही हमारे उद्देश्य होते हैं जीवन में जो हम रखते हैं छोटे मोटे, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। ये बात भी हमें समझनी है कि कोई भी पर्पस गलत नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू नीड टू हैव अ पर्पस इन लाइफ? अब बेसिक क्वेश्चन कि क्या उद्देश्य होना ही चाहिए? मैं तो खुश हूं ऐसे ही सुबह से शाम तक करने में, कोई उद्देश्य की जरूरत है क्या? इफ द आंसर इज यस, देन हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड परस्यू सच अ पर्पस? अगर उद्देश्य की जरूरत है जीवन में रखने के लिए तो वो क्या हो और उसको साध्य कैसे किया जाए, उसको पूर्ण कैसे किया जाए? फॉर स्टार्टर्स, नो ह्यूमन कैन हैव अ लाइफ विदाउट अ पर्पस। ये भी एक सत्य है कि बिना किसी उद्देश्य का जीवन संभव नहीं है। प्राणी का भी उद्देश्य उनको उद्देश्य नहीं होता है, वो अपना रोल निभाते हैं, लेकिन मनुष्य का सिर्फ रोल नहीं है, उसको एक ध्येय होना चाहिए जीवन में, और होता भी है, कुछ ना कुछ करने की चाह हर एक में होती है। It's just that in reality, this purpose is dictated by the individual blueprint of every human, wherein the purpose is boring and unexciting that it seems there is no purpose in living such a life. प्रॉब्लम यह हो जाता है कि हमारे जीवन का विधि लिखित जिस तरह से लिखा है उस तरह से हम जीवन में उद्देश्य रखने के काबिल रहते हैं, या वो उद्देश्य रख सकते हैं। कभी कभी वो उद्देश्य इतने साधारण होते हैं कि वो उद्देश्य है इसका ही पता नहीं चलता है। योर ब्लूप्रिंट इनवेरिएबली होल्ड्स एक्साइटिंग, नो आई थिंक आई मिस समथिंग, हाँ नहीं सही है। Your blueprint invariably holds exciting potential that remains untapped and can give you the satisfaction of having found your goal in life. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन बहुत बोरिंग हो, क्योंकि ऐसे जीवन को बहुत अच्छा कहते हैं सेटिस्फैक्शन देने वाले गोल्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें चुनते ही नहीं हैं, अनटैप रह जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, निग्लेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जीवन में, क्योंकि कुछ किया ही नहीं जिससे अंतरात्मा को या आत्मा को कोई खुशी हो। सो फर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट? तो उद्देश्य क्या हो जिससे कि आपको कुछ करने का सेटिस्फैक्शन मिले, समाधान मिले, अच्छा लगे कि मैंने ये किया है, तो वो आपका उद्देश्य हो सकता है। If say cooking for family and raising children give you that feeling, then no look further. अगर
बच्चों के लिए खाना बनाना, परिवार की देखभाल करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आपको रात को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सबकी देखभाल की, तो वो भी आपका उद्देश्य हो सकता है। If you say doing your job fairly well or indulging in a sport or a serious hobby, intellectual pursuit, social networking, partying or little bit of all, this gives you a feeling of having a good life, you have found your purpose in life. अगर ऐसी सब चीजें करने से आपको at the end of the day, if you are happy, if you are fulfilled and satisfied, वो आपका पर्पज है। फिर चाहे एक हॉबी को अंजाम देना हो या किसी ना क्रीड़ा प्रकार में प्रावीण्य प्राप्त करना हो या फिर सोशलाइजिंग है, पार्टिंग है, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तभी वो आपके जीवन का गोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। आप खुद को झूठला नहीं सकते, आपको खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इन सब का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी अगर आपका लाइफ अच्छे से जा रहा है, आप खुश हो, तो एंड ऑफ द टॉपिक। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपका ये गोल होना चाहिए, नहीं, आपको आपके जीवन का गोल सेट करना है, कोई और नहीं कर सकता। You have found your purpose in life. If you are happy and you are contented, you have found your purpose. Your life's purpose need not always be spiritual, philanthropic, serving humanity or giving back to society. ये जरूरी नहीं है कि जीवन में जो आपके उद्देश्य है या उद्देश्य है वो आध्यात्मिक हो या फिर न समाज कार्य के हो या न बहुत दान धर्म करने के हो या गिविंग बैक टू सोसाइटी यानी समाज सेवा करने के हो या किसी को रिलीफ देने को हो, ये जरूरी नहीं है। आपको अच्छा लगना चाहिए। बॉटम लाइन यानी ध्यान में रखने वाली बात यह है, इफ यू आर हैप्पी विद द वे योर लाइफ इज गोइंग, योर पर्पस इन लाइफ इज सर्व। अगर आपका जीवन जिस तरह से चल रहा है, अगर आप उसमें खुश हो, समाधानी हो, तृप्त हो, तो आपका पर्पस इन लाइफ पूरी तरह से वो ना फॉलो हो रहा है। हाउएवर, इफ यू आर अनहैप्पी विद द लाइफ यू लीड, feel frustrated in spite of all the wealth, comforts you have, feel empty despite having a family and lots of friends, then surely you need to find out what other potentials your blueprint holds, and just so that you know that you are opening the right doors, you may follow 2 rules. लेकिन अगर आप खुश नहीं हो, आपको समाधान नहीं हो रहा है, ये सब करके भी आपको खुशी नहीं हो रही है, पैसा है, मान मरातब है, सब कुछ मिला है, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस है, कहीं ना कहीं अपूर्णता है, सब लोग आसपास है, फिर भी अकेलापन है, फिर भी अंदर कहते ना एक वॉइड है, तो फिर आपको जरूर ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या क्या संभव है जिसके करने से आपके लाइफ में ये तृप्ति, ये समाधान, ये पूर्णता आ सकती है। और ये पता करने के गुरुजी ने ये 2 रूल्स दिए हैं। ये 2 नियम अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में आप क्या उद्देश्य रख सकते हैं और किस तरह से उस उद्देश्य को पहचानना है और अपने लिए खुशी और समाधान निर्माण करना है। जी हाँ, सिर्फ आप ही आपके लिए खुशी और समाधान निर्माण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये 2 चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे थोड़ी देर के लिए कर पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं। सो हमेशा की जिम्मेदारी हमारी है। रूल 1, ऑलवेज वेट फॉर द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कभी कभी धीरज के साथ देखना पड़ता है कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है, ताकि शायद उस डायरेक्शन में मुझे जाके कुछ समाधान और कुछ खुशी मिले। तो बी ऑन लुकआउट, ढूंढिए, थोड़ा आसपास देखिए कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी हो। मीनिंग इफ यू हैव फैंसी आइडियाज ऑफ व्हाट टू डू विथ योर लाइफ एंड दे आर नॉट इन योर ब्लूप्रिंट, यू विल ऑलवेज मीट विथ फेल्यूर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आपने कुछ सोच के रखा है, यानी आपकी कल्पना कुछ और है, लेकिन आपके जीवन में वो पॉसिबल नहीं है, वैसी अपॉर्चुनिटीज आपने आपके ब्लूप्रिंट पे नहीं रखी,
तो वो संभव नहीं होगा, आपको अपयश मिलेगा या फिर थोड़ा रास्ता खुल के बंद हो जाएगा। वहां पे आपको समझना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, समझना पड़ता है लाइफ को, क्योंकि हमारी कल्पना और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी कल्पना जैसा हमारा जीवन हो, उल्टा है, जैसा जीवन है वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कल्पना माइंड की होती है और माइंड कल्पनाओं में रमता है, इसीलिए जीवन से फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि जो कल्पना की है वो जीवन से नहीं मिलता है। हमें उल्टा करना है, जीवन से क्या मिल रहा है वही मेरे लिए अच्छा है। कल्पना थोड़ी सी हो, बाकी तो जीवन के ऊपर आंखें हो तो क्या अच्छा है वो दिख ही जाता है। क्या मेरे लिए आ रहा है तो मुझे उसका स्वीकार करना है। सो अगर आपके प्रारब्ध में वो रास्ता नहीं लिखा तो आप जी जान के भी कोशिश करोगे उस रास्ते से जाने की, तो वो पूर्ण नहीं होगा, आपको रोक दिया जाएगा या रुक जाएगा और फ्रस्ट्रेशन आएगा। सो सी व्हाट डेस्टिनी ब्रिंग्स बिफोर यू एंड देन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स। तो कुछ ऐसा करने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपके सामने विकल्प आता है तो उसको पकड़ लीजिए, ट्राई करके देखिए। ऐसे कोई यहाँ पे रूल नहीं है जीवन में कि अच्छा ये करो और हो गया। आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि असल में हैप्पीनेस कहाँ से आ रहा है। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल, मुझे हर चीज में रुचि रहती थी, एम्ब्रॉयडरी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, सब कुछ में इंटरेस्ट रहता था। तो एक गोल नहीं हो पाता था, फिर थोड़े दिन के बाद वो छूट भी जाता था। जो सस्टेनेबल था वो अब आया है और जिसमें मुझे पूरा आनंद मिल रहा है। तो कभी कभी आपको आपके जीवन में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज परमानेंट रह रही है, कौन सी चीज छूट के जा रही है। जो छूट के जा रही है अपने आप से, आपके कुछ किए बिना, उसको जाने देना है। और कीप ऑन लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, देखते रहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी तरफ और किनको करने से आपको अच्छा लगेगा, ऐसे आपको लगता है तो करके देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि उस रास्ते में आगे जाना है या कुछ दूसरी चीज ट्राई करनी है। सी वॉट डेस्टिनी ब्रिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ बिगर सीक्रेट देन एनी अदर सीक्रेट। जी हाँ, सीक्रेट के क्लासेस बहुत लगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस दैट। यहाँ पे मुझे एक चीज गुरुजी की बहुत याद आती है। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट मीन कि आपको जो चाहे वो मिलने की आशंका है, ये झूठ है। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके डेस्टिनी में लिख के लाए हैं, उसके बाहर का आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आपकी डेस्टिनी में भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही कोई कल्पना से अगर आप कोई चीज मांग रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप आपकी आंखें आपके लाइफ के सामने रखो, जो भी ऑप्शंस, जो भी पर्याय आपके सामने आते हैं उनको ट्राई करो। आपको अपने आप से पता चलेगा कि कहाँ पे गति मिल रही है और कहाँ पे अड़ंगे आ रहे हैं। और निर्णय तभी लीजिए जब आपको लगे कि नहीं, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, सपोर्ट मिल रहा है और खुशी भी मिल रही है, तो वो रास्ता अपना। इतना सिंपल है लाइफ जीना, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। रूल 1 ये है कि आपको जो सामने आता है उसमें से चूज करके, ट्राई करके चुनना है कि कौन सी चीज आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है और सेटिस्फेक्शन देती है। फिर वो चाहे हॉबी हो, चाहे घर का काम हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे एकेडमिक एक्सीलेंस हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना है। सेकेंड रूल, very important, when you want to explore new potential in your destiny other than the one you are seemingly stuck in, please know that they are always outside your comfort zone. दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज गुरुजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप जीवन में फंस गए हो और ना कुछ नजर नहीं आ रहे ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपके कंफर्ट लेवल से बाहर होंगे। कंफर्टेबल में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, जब आप कंफर्ट लेवल से बाहर जाते हो तभी अचीवमेंट होता है।
जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, अगर 1 किलोमीटर चलना मेरा कंफर्ट जोन है, तो मैं वेट लॉस का जो मेरा ड्रीम है वो अचीव कैसे कर पाऊंगी? कंफर्ट जोन से आगे है, सब कुछ कंफर्ट जोन से आगे है। हिम्मत करके आपको वो जो दायरा बनाया रखा है कि कुछ ज्यादा नहीं करना है, जितना है उतना ठीक है, फिर उतने में ही समाधान होना चाहिए, फिर कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप थोड़ा सा कहते ना ब्रेव बन जाओ और थोड़े सा एक रिस्क लेके एक स्टेप आगे जाके देखो, तभी लाइफ एक्साइटिंग होगा। नॉर्मल में कोई एक्साइटिंग नहीं हो सकता, और कंफर्ट जोन में तो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहेगा। This is possibly the biggest reason, and at times the only reason, why so many of us overlook the openings that would have given us a fulfilling life. गुरुजी बोलते कितनी बार सिर्फ इसी साधारण सोच के कारण हम असाधारण जीवन जीने से चूक जाते हैं, वो मौका खो देते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में है, जितना है उतना ही करना है। अगर कोई स्पिरिचुअल कोर्स थोड़ा 2 किलोमीटर जाके है, नहीं जाते हैं लोग। अपनी हॉबी का भी अगर कहीं थोड़ा दूर है, सच में पैशन होगा तो ही वो इंसान जाएगा। या तो आप में पैशन नहीं है, या फिर आपको कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिसको पैशन है ना, वो बंदा कुछ भी करके वो जाता है। और आपने उदाहरण देखे हैं ऐसे लोगों के कि 10-10 किलोमीटर चल के फिर वो बच्चा जाएगा स्कूल, क्योंकि उसको पैशन है, उसको वो हैप्पीनेस मिलता है, उसको वो कंफर्ट नहीं चाहिए। कंफर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो या तो आपको सच में कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठे बैठे जो कुछ मिले वही चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। या फिर आपको इतनी चाह ही नहीं, इतनी उर्मी ही नहीं है, इतनी वो लगन ही नहीं है कि आप कुछ कर दिखाओ। तो यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ह्यूमन टेंडेंसी इज टू ड्रीम ऑफ हैविंग अ ग्रैंड पर्पस, लिविंग योर पैशन, डूइंग थिंग्स फॉर विच पीपल विल रिमेंबर यू फॉर ईयर्स टू कम. We love to think of doing some work that may make a difference to society, especially the downtrodden. हम कल्पना में तो बहुत कुछ प्लान कर देते, प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि तब कष्ट नहीं लेने हैं, और कष्ट के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये साधारण नियम है। You feel your life's purpose will be fulfilled if you get up each day with a bounce in your feet, looking forward to doing something you simply love to doing. The dreaming gets worse. There are spiritual fantasies like reaching great heights of enlightenment, acquiring magical powers, gaining complete knowledge, and experiencing continuous state of bliss. It can still get worse. You may dream of uplifting human race, eradicating suffering and hatred from the planet, finally sweet liberation. कल्पना में हम क्या क्या नहीं सोच सकते। रोज हम बोलेंगे आज तो जग का उद्धार करके मैं बैठूंगा, सिर्फ कल्पना। कितनी कल्पना करते। स्पिरिचुअली भी लोग इतने बड़े बड़े गोल्स रखते हैं, फिर उसी के अंदर दब के रह जाते हैं। किसी को एनलाइटनमेंट चाहिए, किसी को सिद्धियां चाहिए, किसी को वो कंप्लीट टोटल ब्लिस चाहिए, किसी को ये है कि पूरे जग को बदल देंगे, यहां से पूरा हेट्रेड जेलसी निकाल देंगे, यहां से पूरा सब ना डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट रोक देंगे, या एंड लास्टली लिबरेशन। प्रॉब्लम इज दीज आर ऑल फैंटेसीज। ये बस परिकल्पनाएं परिकल्पनाएं हैं। invariably remains so because we absolutely abhor the thought of taking a single step out of our comfort zone. ये कल्पना, ये परिकल्पनाएं सिर्फ कल्पना बन के रह जाती है, क्योंकि इनको करने की लगन, इनको करने का जज्बा, इनको करने का पैशन हमारे अंदर नहीं होता है। सोचने में क्या जाता है? सोचने में तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, वहां पे श्रम नहीं है ना, कष्ट नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं रोज, और रोज उनका साधारण सा दिन निकल जाता है, क्योंकि कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। समाज सेवा करनी है, नहीं मेरे पूरे घर को मुझे देख के फिर जमा तो मैं समाज सेवा करूंगी, फिर घर को ही देखो। सब कुछ ठीक होने के बाद फिर मैं शायद टाइम मिला तो मैं कुछ कर पाऊंगी, मेरी हॉबी, तो फिर आप मत ही करो। तो ऐसे ऐसे कारण दे दे के हम हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ते ही नहीं है, और चाहते हैं कि मैजिकली सब कुछ अपने आप से हो जाए। तो ये कर्मों का प्लैनेट है, कर्म नहीं
तो फल नहीं। We would jump at these chances if they did not in any way disturb the comfort and stability that comes in our mundane daily life. बिल्कुल हार्ड हिटिंग गुरुजी यहाँ पे ऐसे कोई शुगर कोट करके बताएंगे भी नहीं। हमारी इच्छा तो बड़ी होती है कि हमारा लाइफ कहीं पे भी जरा भी डिस्टर्ब ना होते हुए अगर बड़ा बड़ा कुछ कर सकते हैं तो करें। आप जो बड़े लोग हैं उनका लाइफ स्टडी कीजिए। इन्होंने बहुत खस्ता खाए हैं, इन्होंने बहुत श्रम लिए हैं, इनका लाइफ में कुछ भी कंफर्टेबल मंडेन रेगुलर रूटीन नहीं था, तभी वो बड़े बने हैं। बेसिकली इफ द होम, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सेटअप could all remain in safe place, secure, surely would not mind chasing your dreams. तो सब कुछ अब सुरक्षित हो जाए, मेरे बच्चों को सब मिलेगा, मेरे पति को या मेरी वाइफ को सब प्रोवाइड, मेरी पार्टी भी चलनी चाहिए, मेरा सोशलाइजेशन भी होना चाहिए, ये सब करके अगर फिर कुछ और इनको धक्का नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं होगा और फिर मुझे बड़ा बड़ा करना है तो ये नहीं होगा और फिर हमारे ड्रीम्स ड्रीमी रहेंगे। बट इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। ये इस तरह से होता ही नहीं है। इमेजिन अगर गुरुजी अपनी सीए की प्रैक्टिस अपना सब कुछ संभाल के स्पिरिचुअलिटी करते, छोड़ दी उन्होंने और पूरी तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो गए। कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी, मुझे भी आज भी मुझे कहीं के ऐसे लगता है कि मेरे पति ने मेरी बेटी ने बहुत सैक्रिफाइस दिया है मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको नॉर्मल लाइफ एक लिमिट के बाद नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ का ये उद्देश्य है, ये मेरे सेटिस्फैक्शन है। कंफर्ट जोन में रहती तो कुछ नहीं मिलता था। सैक्रिफाइस से ही चीजें बनती है, लेकिन जुनून हो तो हम सैक्रिफाइस हैप्पीली कर देते हैं, जैसे मैंने किया और मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने भी किया, हैप्पीली किया, क्योंकि अगर वो दुखी होते घर में तो मेरा पैर इतना आगे नहीं जा सकता था। तो हर एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलेगा। इफ यू वांट चेंज, चैलेंज एंड फुलफिलमेंट और क्वाइट सिंपल लाइफ, अ लाइफ दैट मैटर्स then you need to send that big fat comfort zone out of the window. आपको अगर बहुत कुछ बड़ा करना है, अगर आपको बहुत सेटिस्फैक्शन चाहिए इस जीवन का, मैंने कुछ यूज किया और ऐसा जीवन जीना है जो आपके बिल्कुल ड्रीम में है, तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ स्टेप आउट करके करना पड़ेगा। बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, बी टफ एज नेल। ट्रू फुलफिलमेंट विल नेवर कम इजी एंड नेवर एवर इन योर कंफर्ट जोन। सच्चा समाधान, सच्चा कि वाह क्या लाइफ जिया है, ये वाली मोमेंट ना घर बैठे सुबह के शाम के ऑफिस जॉब में नहीं आएगी, सुबह से शाम तक सबके लिए खाने बनाने में इसमें नहीं आएगी। देयर इज नथिंग एक्साइटिंग। तो फिर लोग कुकिंग शोज करने लगते हैं, दे स्टार्ट, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, टाइम नहीं निकालेंगे और उस दिशा में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं देंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो घर से निकलिए, थोड़ा कुछ कीजिए, थोड़ा पीछे जब मुड़ के देखेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि कैसे जिया मैंने, हर कदम मैंने गलत चीजों के लिए सैक्रिफाइस किया। अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते हैं लोग। मैं बोलती हूँ आपका कंफर्ट सैक्रिफाइस करो, खुशी अपने आप से आएगी। खुशी सैक्रिफाइस करोगे तो बचेगा क्या? लेकिन मन मारने में ही हमें कहते ना बढ़ाई मिलती है ना, एंड स्पेशली इंडियन विमेन कि ना सैक्रिफाइस दाय नेम इज वुमन। किसने बनाया है ये सेंटेंस, क्यों बनाया है? बहुत ही गंदी सोच एक औरत को दी है कि सैक्रिफाइस, त्याग की मूर्ति है औरत। अरे क्यों, मर्द क्यों नहीं है त्याग की मूर्ति? सिर्फ औरत को ही त्याग की मूर्ति क्यों नहीं बनना है? नहीं करने हैं ऐसे त्याग जिससे कि कुछ मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो। ऐसे त्याग करो कि उससे सेटिस्फैक्शन तो मिले कम से कम, नहीं तो उस त्याग का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला है। बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, बी टफ एज नेल। ट्रू फुलफिलमेंट विल नेवर कम इजी एंड नेवर एवर इन योर comfort zone. In conclusion, let me say that it takes hard choices, struggle
a whole lot of guts to shift from dreaming of a purposeful life to living your dream. तो गुरुजी बोलते हैं सार क्या है कि बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल यानी बहुत कहते हैं ना संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बार सुनने को भी पड़ता है लोगों से कि तुम बदल गए हो, तुम बेशरम हो गए हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि बड़ा करने के लिए कुछ छोटा छोड़ना पड़ता है और छोटा नहीं छूटेगा तो बड़ा नहीं आएगा। तो गट्स लगते हैं, हिम्मत लगती है, सिर्फ ऐसे लाइफ की कल्पना करने से, कल्पना जैसा लाइफ जीने में हिम्मत लगती है और जोश चाहिए उतना। तो ये यहाँ पे आके गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि सपनों का जीवन अगर सत्य में लाना है, जीवन सपने जैसा या सपनों में ही जीना है, तो हमारे हाथ में है। या तो फिर आप सपने में ही खुश रहो या अपने सपने को जीवन बनाओ, और उसके लिए हिम्मत चाहिए, सही त्याग चाहिए, गलत त्याग नहीं। मेरे ख्याल से हर वो त्याग जो आपके अंदर घुटन तैयार करता है, जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन तैयार करता है, जो आपके अंदर ना निराशा भर देता है, वो हर त्याग को 10 बार सोचिए क्या वो सही है और क्या वो सही चीज आपको दे रहा है। त्याग वो हो जो करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिले, नहीं तो वो त्याग ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्पज ऑफ लाइफ तो एक ही है, निरंतर आत्मा की शुद्धि, लेकिन वही गोल रख के हम जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे नाते संबंधी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो वो उद्देश्य पूर्ण करते करते हम जीवन में छोटे छोटे उद्देश्य भी पूर्ण कर सकते हैं, खुशी खुद के लिए निर्माण कर सकते हैं। और एक परिपूर्ण लाइफ वो है जहां पे ये दोनों उद्देश्य पूर्ण होते हैं, खुद की प्रगति भी और कुछ ऐसे करने का सेटिस्फैक्शन जो आपको लगे कि इस जीवन का सार्थक हो गया। तो आई विश दैट ऑल ऑफ यू नाउ लुक अहेड, प्लान योर लाइफ, आपके जीवन को इस तरह से बनाइए ताकि ये दोनों उद्देश्य पूर्ण हो और एक बहुत ही अनोखा सेटिस्फैक्शन ना सिर्फ हमारे इग्नोरेंट माइंड को मिलेगा, बट हमारे आत्मा तक को महसूस हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन ये इतना क्रिस्टल क्लियर गुरुजी ने बताया है कि ये दोनों उद्देश्य पूर्ण करना हमारे जीवन का असल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं गुरुवार के दिन।